हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री विषय का पहला अध्याय क्या, कब, कहां और कैसे एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइंड नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम इतिहास को जानेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है एवं उनसे संबंधित जितने भी छोटे छोटे आपके पॉइंट हैं उनको हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियाँ ही हमें इतिहास कहलाता है या इतिहास कहते हैं। इतिहास को अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की शुरुआत जो है 700 से लेकर 750 ईस्वी तक हमारा एससीईआरटी बुक में निर्धारित किया गया है, जो बिहार बोर्ड का है। इसके अलावा मध्यकाल हो गया, तो मध्यकाल 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहा गया है। आधुनिक काल हो गया, तो 1750 ईस्वी से लेकर अब तक के काल को आधुनिक काल की वर्ग में रखा गया है। अब प्राचीन काल क्या है, तो भारत में मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इसका जो निर्धारण किया गया है वो प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल के आरंभिक चरण को, जो आरंभिक चरण थे, इन्हें हम पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसमें कोई हमें लिखित साक्ष्य या विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और प्राचीन काल में जो है मानव ने जो विकास किया है, वो हमारा गाँव हो गया, कस्बों हो गया, आग एवं पहिया का उपयोग सीखा है। इसके अलावा खेती एवं पशुपालन सीखा है। तो ये सब जो है मानव के द्वारा विकास किया गया है प्राचीन काल में। इसको हम लोग डिटेल माध्यम से समझेंगे कि कब जो है नवपाषाण काल आता है हमारा, कब हमारा पाषाण काल आता है, और किस किस चीज़ में खेती की शुरुआत हुआ है, और कब पशुपालन का, कब पहिया बना, कब आग की खोज हुआ, सब आगे की कक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व क्या हुआ है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण हुआ और ये राज्य एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। और जो ये विशाल साम्राज्य है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। और ये 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते, यानी कि बीसी से 600 बीसी से शुरू हो रहा है और ये आपके 600 ईस्वी तक आते आते जो है ये साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः जो है छोटे छोटे राज्य में ये सब हमारा जो साम्राज्य था वो बट गया। तब यहाँ से शुरू होता है हमारा मध्यकाल। देखिए 8वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 750 ईस्वी तक ये राज्य जो है कमज़ोर पड़ने लगे। जो भी हमारा विशाल राज्य बना हुआ था, एक साम्राज्य बना हुआ था, वो कमज़ोर पड़ने लगे। कारण क्या है कि जो भी हमारे 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन एवं उन्नत उत्पादन तकनीक की सहायता से जो पश्चिमी देशों के लोग जो है यहाँ पे प्रस्थान करने लगे और आने लगे। कहा जाता है कि इस्लाम के आगमन से भारत में नई विचारधारा का आगमन हुआ। पुनः भारत में एक विशाल साम्राज्यों का गठन हुआ और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः यह पतनशील अवस्था में आ गया। और यहाँ से शुरू होता है हमारा आधुनिक काल। आरंभ के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है इसकी शुरुआत होती है। पश्चिमी देशों द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवस्था से भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में प्रगति हुई। और आगमन में जब प्रगति हुआ तो नई प्रशासनिक व्यवस्था से जो भी हमारे पश्चिमी देश के लोग थे, खासकर जो है ब्रिटेन वालों ने, यानी कि विदेशों ने भारत के आर्थिक संसाधनों का लाभ उठाया और लाभ उठाते हुए इस अवस्था को हम लोग जब लाभ उठाया तो इसे अवस्था को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, इसको हम लोग एक बेहतरीन तरीका समझ लेते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमज़ोर देश के ऊपर अधिकार कर उसका शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, तो उसे उस देश का उपनिवेश कहते हैं। और यह घटना जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे कि भारत ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश था और जो ब्रिटेन के द्वारा अलग अलग नीति के तहत जो है इसका आर्थिक शोषण किया जा रहा था, तो ये क्या कहलाया, एक हमारा उपनिवेशवाद कहलाया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक चेतना जागी और ये जो चेतना जो था राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। और जो राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रेरित रहा वो सत्य एवं अहिंसा पर आधारित रहा। और इसे करते 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 जो हमारा 15 अगस्त 1947 को जो है अंग्रेजों से जो है भारत को आज़ादी मिली और नया संविधान बना। और नए संविधान के तहत ही हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है नए सरकार को चुनते हैं और आज यही हमारा जो है चलता आ रहा है। आधुनिक काल के अंतर्गत ही सब है। अब हम लोग पढ़ते हैं मानव जाति के इतिहास के बारे में हमें जानकारी जो है किन किन स्रोतों से मिलता है। तो मानव जाति के इतिहास के बारे में जानकारी जो है राजाओं, आम लोगों के जीवन से, इसके अलावा धार्मिक विचार
एवं मान्यताएं, जो भी हमारा धार्मिक विचार है एवं मान्यताएं हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों तथा वैज्ञानिक के जीवन से भी हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित होता है। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखे पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में जो है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के मेनू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। जो लैटिन भाषा के मेनू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। जो पांडुलिपि है ये तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर ये लिखे जाते थे। इसके अलावा पांडुलिपि को लिखकर मंदिरों एवं विहारों में रखते थे। तो पांडुलिपि जो प्राप्त हुआ है वो मंदिरों और विहारों से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ जो आपके SCERT के पॉइंट में दिया गया है कि पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज में स्थित भरतपुरा गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय जो है स्थित है। यहाँ से बहुत सारे हमें पांडुलिपियाँ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लिखित स्रोत में देखें तो महाकाव्य, इसके अलावा कविताएं एवं नाटक भी मिले हैं, जो अधिकांश जो है संस्कृत में और अन्य जो है प्राकृत, तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखे गए। जो भी हमारा ये जो लिखित स्रोत हैं वो महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक, इसमें जो अधिकांश थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और अन्य जो थे प्राकृत, तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो था वो आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अगला हमारा है पुस्तकें। प्राचीन काल में जो है पुस्तकें जो है होती थी, जिसमें से कुछ धर्म पर आधारित होता था, कुछ जो है राजनीति पर आधारित होता था। जैसे कि इसमें जान लेते हैं एक एक एग्जाम्पल से लेकर, जैसे कि हमारा वेद हो गया, बौद्ध हो गया, जैन साहित्य हो गया, ये सब जो है धर्म पर आधारित पुस्तकें थी। इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा राजनीति पर आधारित जो पुस्तकें थी, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जिसे विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र लिखा गया है। इसके अलावा जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास के नाटक है। यह भी जो है राजनीति पर आधारित किताब है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ये महाकाव्य है। ठीक, तो ये सभी पुस्तकें से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन काल के बारे में। अगला हमारा है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी, यानी कि अभिलेख के बारे में अध्ययन करना ही एपिग्राफी कहलाता है। तो इसका अर्थ जानते हैं सबसे पहले कि अभिलेख का अर्थ क्या होता है। तो पत्थर अथवा सख्त कठोर धातु की सतहों पर लिखी गई बात को अभिलेख कहते हैं। अब देखिए अभिलेख में जो है राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां को जो है वर्णित करके ऐसे स्थानों पर लगाया जाता था जहां से जो है अधिकांश लोग गुजर रहे हों। अभिलेख में जो है अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों को है जो विवरण उत्कीर्ण करा सकते थे, यह कराए भी हैं। इसके अलावा अभिलेख में जो है राजा के द्वारा जो भी लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा जो है उसको जो है अभिलेखों में रखा जाता था। जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो मुख्यतः जो है देखा जाए तो 3 भाषा में है। एक हमारा प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा और जो है तीसरा हमारा अरामाइक भाषा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि तारपत्र क्या है, ताम्रपत्र क्या है, अस्तंभ लेख क्या है, शिलालेख क्या है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा तारपत्र है, तार के पेड़ से चौड़े पत्ते प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग तारपत्र कहते हैं। और जो ताम्रपत्र है ये तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्तंभ लेख है ये पत्थर के खंभों पर लिखा लेख पत्र है। जो पत्थर के एक खंभा मान लीजिए हम बना दिए एक बड़ा सा और इस पर जो है लेख लिख दिए तो इसे बोलते हैं स्तंभ लेख। और जो एक हमारा होता है शिला लेख, तो पत्थर के चट्टानों पर लिखे गए लेख को हम लोग बोलते हैं शिला लेख। मान लीजिए कि एक बड़ा सा चट्टान है और उस पर जो है खोद के जो है लिख दिया गया तो उसे बोलते हैं शिला लेख। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें हमारा है भोजपत्र। भोजपत्र देखिए ये भूर्ज नामक एक छाल से प्राप्त किया जाता है, जो जिसे हिमालयन वृक्ष भी कहते हैं। और हिमालयन वृक्ष से लगभग जो है आपके 450 मीटर ऊंचाई पर ये उगता है और इसका जो छाल होता है वो सफ़ेद छाल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भोजपत्र का छाल होता है ये सफ़ेद छाल होता है और ये जो है समुद्र तल से 4500 मीटर ऊंचाई पर जो है आपको देखने को मिलता है। इसे हिमालयन वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका भोजपत्र होता है ये भुज नामक पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा रुक्मिणीदेयी अभिलेख ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। रुक्मिणीदेयी अभिलेख इसे यूपी बोर्ड के SCERT से लिया गया है।
ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। जो रोमनी अभिलेख है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। यह अभिलेख की प्राप्ति जो हुआ है नेपाल के लुम्बिनी से हुआ है। इस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से मिली है? तो नेपाल के लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक ने घोषणा किया था कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंधार अभिलेख देखा जाए तो वर्तमान में अभी ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था, लगभग जो है 2250 वर्ष ये पुराना है। अशोक जब 20 वर्ष के थे तो उनका ये पहला ये अभिलेख था। इसके अलावा जो ये अभिलेख जो प्राप्त हुआ ये दो विभिन्न जो है आपके लिपियों एवं भाषाओं में है। तो भाषा पूछा जाता है तो एक हमारा यूनानी भाषा और दूसरा हमारा आरामाइक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये रहा आपका NCERT और SCERT के 2 पेज का आपका नोट्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे पेन डाउन करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आवश्यक हमारे चैनल से जुड़े और एक हमारा परिवार का हिस्सा बने। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।